नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में खबरों की बात करें अगर तो खबर पाकिस्तान की ज़्यादातर हैं। कहां पाकिस्तान सीज फायर करता है, मुनीर कहां छुपा हुआ है, सीज फायर में उल्लंघन किस किस क्षेत्रों में किया गया, रणनीति जो बन रही है इस्लामाबाद को लेकर बन रही है या किन चीज़ों को लेकर बन रही है, इस पर भी एक एक्शन का रूपरेखा जो तैयार हो रही है उसको भी हम आपको बताएंगे, उसके बारे में दिखाएंगे भी। और सबसे बड़ा पहलगाम को लेकर के जो एक मैसेज चल रहा है कि पहलगाम में शांति है कि नहीं है, या फिर पहलगाम की इस समय की मौजूदा कंडीशन क्या है, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों की तरफ से मैसेज भी आ रहे हैं, जिसमें इमरान हाशमी का भी एक मैसेज है कि क्यों ना कश्मीर आएँ, देखिए सब शांत है, सब पहले जैसा है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और शूटिंग भी कुछ फिल्मों की स्टार्ट होने की जो एक बात कही जा रही है उसके बारे में भी हम बताएंगे। रही बात हिंदुस्तान के पास जो राफेल फाइटर हैं उसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे कि वो तैनात हैं, किस इलाके के लिए तैनात हैं और उनकी तैनातगी का एक जो मेन कारण है वो क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और रही बात पूरे ऑल ओवर चीज़ों को लेकर के, कहाँ बांग्लादेश को लेकर के जो बांग्लादेशी हैं उनको लेकर के सफाया जो हो रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के अखिलेश यादव लगातार राग अलापते हैं कि हम उनका सम्मान करेंगे, हमारे कार्यकर्ता उनका सम्मान करेंगे, लेकिन एक पोस्टर वार से अखिलेश यादव की जो छवि बिगड़ी है, अपमान करने का जो उनके ऊपर आरोप लगा है बाबा साहब को, उसको भी हम दिखाएंगे कि उस पर क्या चल रहा है राजनीतिक गलियारों में। और एक सबसे बड़ी अमेठी में एक घटना होती है और वहाँ पर अखिलेश के कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं, या फिर अगर कहें तो एक सामूहिक रूप से बैठक चलती है, जिस बैठक में कहें तो मंत्री दिनेश प्रताप, सांसद जो है वहाँ पे किशोरी लाल, और इन दोनों के बीच में राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं। और सांसद किशोरी लाल के बीच और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच एक कार्यक्षेत्र के व्यवहार को लेकर के एक जो मैसेज चलता है उसमें तू में होता है और राहुल गांधी मौन बन के देखते हैं। ये भी हम दिखाएंगे, वो तू में का हिस्सा क्या रहा है, उस क्लिप को भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर, उनकी भी हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि उन्होंने बात की रघुराज प्रताप सिंह से, और रघुराज प्रताप ने अखिलेश यादव के याददाश्त पे क्या सवाल उठाया कि उनका याददाश्त का लेवल क्या है, उसको भी हम सुनाएंगे। और सीमा हैदर की तबीयत जो खराब हुई, आखिर सीमा हैदर क्यों डर गई, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बांद्रा में कहीं आग लगती है और सबसे बड़े इलेक्ट्रिक मार्केट में आग लगती है, उसकी कंडीशन क्या है और कितने का नुकसान होता है। इलेक्ट्रिक मार्केट का मतलब आप समझते हैं, करोड़ों रुपए की वहाँ से दुकानों का एक तरीके से कहें तो आदान प्रदान सामानों का होता है। अगर वहाँ इस तरीके की चीज़ें आग लगी हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वहाँ के आग का माहौल क्या है। महाराष्ट्र में ये कंडीशन जो बनी है वो क्या गर्मी की वजह से बनी है, क्योंकि वहाँ का मौसम उतनी गर्मी लायक नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट है क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शाहजहांपुर में दबंगों ने 3 भाइयों को गोली मारी है, वो भी हम दिखाएंगे। 3 भाई जो आपस में, एक भाई को बचाने के लिए 2 भाई जाते हैं, उसमें से उन दोनों पर भी दबंग हमला करते हैं और वो भी गोलीबारी होती है। तो उसमें कंडीशन हुआ क्या, माहौल बना क्या, क्यों झगड़ा हुआ, इसके बारे में भी हम दिखाएंगे। प्रयागराज में एक बुजुर्ग दंपत्ति की भी हत्या होती है, वो भी डबल मर्डर होता है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दिखाएंगे। इस हत्या का है क्या। और सबसे बड़ी चीज़, एक बरेली में पाकिस्तानी महिला फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर टीचर बनी,
और वो सरकारी नौकरी कर रही है। जब खुलासा हुआ तो देखिए आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इन बहुत सारी खबरों के साथ हम चर्चा करेंगे मॉर्निंग बुलेटिन की, जो दिन भर की सुर्खियों में रहीं। तो एक एक स्टोरी के साथ हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको दिखाते हैं एक एक स्टोरी पर एक एक ग्राउंड रिपोर्ट। एलओसी के क्षेत्र जो हैं उसके अगल बगल ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर अगर हम कहें तो सीज फायर को लेकर के अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। उन घटनाओं में बाउंड्री पार से अगर कुछ रिएक्शन आता है तो उसको सीमा उल्लंघन का एक दायरा दिया जाता है कि सीमा उल्लंघन आपने किया है। जब हमारे संवाददाता अजय जांडियाल वहां पर गए और लोगों से बात किया, उस इलाके का निरीक्षण किया या जायजा लिया, तो देखिए स्थानीय मामला है क्या और लोगों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते रात पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर, बारामूला सेक्टर और कुपवाड़ा सेक्टर एलओसी के इलाके में कई जगह पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त इसी अखनूर सेक्टर एलओसी के इलाके में पहुंची है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया है। ये तमाम इलाका जो आप देख रहे हैं, इसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और यहीं से पाकिस्तान की तरफ से कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर बीती रात जो है घंटों भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने भी दिया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 8 ऐसी चौकियां हैं भारतीय सेना की, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा और जो अखनूर सेक्टर का ये इलाका है, यहाँ पर उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद फायरिंग करके भारतीय चौकियों में तैनात जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, मगर जो भारतीय सेना के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को जो है वो करारा जवाब दिया है। ये इलाका अखनूर का जो है, आपको बता दूं, ये वही इलाका है जहां कुछ रोज़ पहले जो है, कुछ समय पहले जो है आतंकियों को घुसपैठ करा के भेजा गया था। यही इलाके में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उससे ठीक पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से आईडी लगाकर जो है यहाँ 2 जवानों को शहीद किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान इस इलाके में एक बार फिर से खुरापात करना शुरू हो गया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है कि वो जो है वो भारत पर हमला करेगा, भारत की में खून की नदियां बहा देगा। और उसी हमलों के बीच पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का जो उल्लंघन किया गया है, ये अपने आप में बता रहा है कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर और भारत में हालात खराब करने की है, जिसे लेकर भारतीय सेना भी सतर्क हो गई है और पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो दे रही है। वनीडिग्रा के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़, अखनूर सेक्टर एलओसी। There is no end to the ceasefire violation from Pakistan's side. Last late night, Pakistan targeted multiple Indian Army positions on the line of control in 3 districts of Jammu and Kashmir, which includes Baramulla, Kupwara, and this sector of Akhnoor, where we are reporting. Yes, we have reached here on ground zero, where in the Akhnoor sector line of control area, Pakistani Army opened fire on multiple locations of Indian Army positions, and right, ahead of this area, there is a Pakistan occupied Kashmir and Pakistani forces, those who are deployed over there with the artillery guns. They violated ceasefire with small and the heavy arm on the line of control, and they tried to target the defense army locations over there. Sources says that about 6 to 8 locations post of Indian Army have been targeted by the Pakistani forces, but Indian Army troops, they have retaliated very effectively to Pakistani firing, and they have ensured that Pakistan's nefarious plan of disturbing peace over here in Jammu and Kashmir, that can be disturbed, because we have seen that in the recent past, after the Pahalgam attack in which 26 civilians were killed, Pakistan's ministers, Pakistan defense minister and journals, they have seen continuously saying that we will attack India, we will spread bloodshed in the Jammu and Kashmir and India after Indus Waters Treaty was deferred. So this seems to be the reason that Pakistan is frustrated, and they are trying to disturb peace on the border as well. But our forces, they are ensuring that every plan of Pakistan has to be foiled, and that's why they have given befitting retaliation to Pakistani firing last late night. There are input that several Pakistani positions were decimated in this retaliation, and that has been conveyed to the ground forces that they have to effectively retaliate to Pakistani shelling. And highlight has been sounded all along the line of control in the international border area in Jammu and rest of the country. With Vanidigra Jajandial, News X, Jammu, LOC Akhnoor. पाकिस्तान में मुनीर इस समय दवा दुबला, सहमा डरा
जो भी कहें, वो सब उसके चेहरे पे भाव दिख रहा है। कल को वो धमकी दे रहा था कि हम देख लेंगे, समझ लेंगे, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, चिढ़ देंगे, बहुत लंबे लंबे बयानबाजियाँ कर रहा था। लेकिन आखिर क्या उसको डर समाया है उसके दिमाग में कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं और वो बंकर में छुप गया है। पाकिस्तानियों को छोड़ करके इस तरह से बंकर में छुपना कायरता नहीं तो क्या है? देखिए इस रिपोर्ट। युद्ध छोड़ के कहां भागे मुनीर? एयर स्ट्राइक का भय, मुनीर का जाना तय। असे मुनीर इस्तीफा दो वरना मुनीर की हालत मुशर्रफ जैसी होगी। पाकिस्तान का नया लादेन भागा भागा फिर रहा। बंकर में मुनीर, पाकिस्तानी सेना में भगदड़। जंग होने को हो और सेनापति भाग खड़ा हो तो कैसा लगेगा? यही हालत पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की है। पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम पर भड़काऊ भाषण देने वाले मुनीर गायब हो गए हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. जी हां, भड़काऊ जनरल फरार हैं। सूत्रों से पता चला है कि असीम मुनीर साहब गायब हो गए हैं और किसी को नहीं पता वो कहां छिपे हैं। दावा है कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की ओर से कही गई अकल्पनीय सजा की चेतावनी से मुनीर हिल गया और दुबक कर बंकर में छिप गया। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहले ही मुनीर ने अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर लंदन और न्यू जर्सी भेज दिया है और अब कहा जा रहा है कि मुनीर या तो लापता है या रावलपिंडी में किसी सैन्य बंकर में छिपा है। खबरें तो यहां तक हैं कि असीम मुनीर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने निजी जेट का इस्तेमाल कर पाकिस्तान छोड़ दिया है। दावा है कि वो यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका में शरण ले चुके हैं। हालांकि इन अटकलों के बीच पाकिस्तानी सरकार ने एक फोटो शेयर कर बताया सब ठीक ठाक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से रविवार को एबटाबाद से एक ग्रुप फोटो पोस्ट की गई, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे की लाइन में बैठे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए क्योंकि भारत को धमकी पाकिस्तान का रेल मिनिस्टर दे रहा है। भारत को धमकी पूर्व क्रिकेटर आफरीदी दे रहा है। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। लेकिन आर्मी चीफ कहां छिपा हुआ है? दावा है कि मुनीर पर इस्तीफे का दबाव है। मुनीर पर 1971 जैसे हालात बनाने का आरोप है। मुनीर की हरकतों की वजह से पाक फौज के कई जनरल इस्तीफा दे चुके हैं। अब मुनीर के गायब होने की खबर है। इधर पाकिस्तान की सेना के जूनियर अफसरों और रिटायर्ड जनरलों ने असीम मुनीर को इस्तीफा देने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार अफसरों का आरोप है कि जनरल मुनीर ने सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाक फौज के अफसरों की इस चिट्ठी में कहा गया कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। ये जो होरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं
कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। आपने सेना और देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दे, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही आपसे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। यासिर मुनीर की जो रेपुटेशन है वो बहुत डैमेजिंग है, बहुत खराब हो गई है। उसने फौज को अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपनी सिटीजनरी से दूर कर दिया है। फौज को एक खौफनाक हवा बना दिया है। ये राहील शरीफ की फौज नहीं रही। ये आई थैंक यू राहील शरीफ टाइप डिक्टेटर नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स करें, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है फौज के अंदर, वो कहते हैं इमरान ऐसा था, अनस्टेबल था, अग्रेसिव था, जो भी था, वॉलेटाइल था, नार्सिसिस्ट था, जो भी अलग अलग उनकी सिली किस्म की पर्सनालिटी प्रोफाइल्स है। तो वो तो यार ये भी लग रहा है बंदा ये भी है। पाकिस्तान की सेना पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो राजनीतिक फायदे के लिए काम करती है। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि क्या मुनीर के खिलाफ ही फौज खड़ी हो चुकी है या पाकिस्तानी फौज में विद्रोह होने वाला है। आइडियली तो होता ये कि अगर फ़ौज वाकई ही एक ऐसा इदारा होता जैसा कि हम समझते थे कि फ़ौज इदारा है, तो फ़ौज इकट्ठी हो के उसके सीनियर अफसरान जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब को पोलाइटली ये बात समझाते कि जनरल साहब आप बहुत से ऐसे इक़दाम कर चुके हैं, आप इंतहाई गैर मकबूल हैं, आप बहुत पोलराइज हैं, आप एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुके हैं, और हमारे फ़ौज के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है, पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि हम आपको इज़्ज़त से एक सेफ़ पैसेज प्रोवाइड करें और आप और आपके चंद कोलीग्स जो हैं वो इस सिस्टम से बाहर निकल जाएं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई 2023 का नाटक रचा के फ़ौज के ऊपर एक नफ्सियाती कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से फ़ौज वो इदारा जैसा कैसा भी था वो भी फ़ौज इदारा नहीं रहा, और ये सूरत हाल का डेडलॉक जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब हर कोई ये कह रहा है कि मुनीर का हाल भी वही होना है जो जनरल मुशर्रफ और याहिया खान का हुआ था। याहिया खान ने पाकिस्तान की सत्ता पूर्व तानाशाह अयूब खान का तख्ता पलट करके हथियाई थी। हुकूमत में आने के बाद याहिया खान ने पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया था। 1971 में भारत से करारी हार और बांग्लादेश बनने के बाद याहिया खान को नजरबंद कर दिया गया था। याहिया खान की तरह ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई थी। जनरल मुशर्रफ का भी पतन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के खलनायकों में एक और बदनाम शख्स का नाम जुड़ गया। भारत से दुश्मनी मोल लेकर अब जनरल मुनीर भी अपना नाम पाकिस्तान के उन्हीं बदनाम जनरलों के काले रजिस्टर में लिखवाने जा रहे हैं। इधर अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से की है और आरोप लगाया कि मुनीर ने 2025 के पहलगाम हमले को मंजूरी दी थी। यानी मुनीर ही खलनायक है और तय है कि उसको सजा मिलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सूत्रों के हवाले से एक सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान की छोड़िए, इस्लामाबाद पे अटैक, अगर अटैक होता है इस्लामाबाद पे तो कंडीशन क्या होता है, रणनीति क्या होगी और भारतीय सेना किस लेवल पर तैयार है, इस लेवल की भी अगर हम जानकारी दें तो वो भी हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद है क्या, अब भारत इस्लामाबाद से चाहता क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के योद्धा तैयार, इस्लामाबाद तक तगड़ा वार। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। इतनी मार मारेंगे करगिल भूल जाओगे। मोदी के साथ मोसाद, भारत में होगा इस्लामाबाद। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पीओके की पूरी तैयारी, अब इस्लामाबाद की बारी। इससे आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा। ऐसे ही जो थोड़े तत्व आप सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। तुर्की हो या चीन, लाहौर लेंगे छीन।
आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। युद्ध नहीं, सरेंडर 65-71 से भी भयंकर। जिस तरह नेवी ने ताकत दिखाई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जहां पाकिस्तान दागने वाला था मिसाइल, वहां इंडियन नेवी ने दिखाई ताकत। एनसीपी नेता ब्रजमोहन का आपने सुना होगा, ब्रजमोहन श्रीवास्तव पहुंचे पहलगाम। पहलगाम पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता के साथ उन्होंने क्या पहलगाम पर टिप्पणी की, इस पूरे रिपोर्ट में देखिए कि पहलगाम उनके हिसाब से क्या है या फिर क्या वो सोचते हैं, आखिर वो क्यों पहुंचे थे, महाराष्ट्र के बाद वहां जाने की उनकी आवश्यकता क्या पड़ी। सुनिए और देखिए, फिर समझ में आएगा कि इन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी है। सर, पहले तो एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था 22 को और आप भी आए हैं। कैसे देखते हो ये जो टेरर अटैक हुआ था, पूरा डेलीगेशन आया है, कैसे देखते हो इस इंसिडेंट को? देखिए, ये जो घटना घटी, ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि निर्दोष जो हमारे देश के नागरिक हैं, अगर उनको एक शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने बच्चों के साथ सैर सपाटे के लिए आए हैं, उनके साथ अगर इस ढंग की घटना घटती है तो बहुत दुखदायी है। और इसको केंद्र सरकार की तरफ से भी इस बात को माना गया है कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। जो मकसद था आतंकवादियों का, वो शायद यही मकसद था कि पिछले 5 साल से देश जम्मू कश्मीर में आर्थिक उन्नति होने लगी थी, यहाँ के आम आदमी को रोजगार मिलने लगा था, जम्मू कश्मीर में समृद्धि और खुशहाली आ रही थी। और ये सारा इसलिए हो पा रहा था कि हमारे देश के जो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब, वो लगातार जम्मू कश्मीर के हर मूवमेंट पे निगाह रखे हुए थे। उसके कारण यहाँ पर एक सुरक्षित वातावरण भी बना था और लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि जम्मू कश्मीर की शांति में उनका भविष्य छुपा हुआ है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने ये तय कर लिया था कि अब हम यहाँ पर किसी को भी आतंकवाद पैदा करने का मौका नहीं देंगे। मुझे लगता है इस बात से पीड़ित होकर जो हमारा पड़ोसी देश है, जो लगातार कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है, उनके कारिंदों ने यहाँ पर आकर इस प्रकार की घटना की है, जिससे फिर से जम्मू कश्मीर आर्थिक उन्नति से पीछे हटने लगे। फिर से यहाँ पे आर्थिक उन्नति का जो पहिया घूम रहा है वो रुक जाए। और यही कारण है कि ये घटना घटी। आप देख रहे हैं कि शुरू के 3-4 दिन में पर्यटकों के मन में ये दहशत थी कि पता नहीं यहाँ पर अगर हम आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे तो हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जब से घूम रहे हैं, कल हम लोग पूरा दिन हम लोगों ने श्रीनगर में दिया, कल हम लोग रात को करीब 10:30 बजे हम लोग लाल चौक पे भी थे, वहाँ पर भी ढेर सारे पर्यटक थे। आज भी अभी हम लोग यहाँ पे पहलगांव में आए हुए हैं, यहाँ भी हम लोगों ने महसूस किया कि अब फिर से जो पर्यटक हैं उनमें ये विश्वास पैदा हुआ है कि यहाँ अब ये क्षेत्र पूरी तौर से सुरक्षित है और अब इस प्रकार की कोई घटना नहीं घट पाएगी। पर सर, अगर हम पीएम की स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने कहा था कि हम ट्रैक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और पनिश करेंगे टेररिस्ट को, और उसके बाद 8 से 10 जो घर है टेररिस्ट जो लिंक्ड है, अगर हम एलईटी की बात करें, टीआरएफ की बात करें, उनके घर को डेमोलिश किया गया था, उसको कैसे देखते हो? हाँ, देखिए कि पूरे देश में हर आदमी के मन में ये तकलीफ थी, ये दर्द था और गुस्सा भी था कि ऐसे मौके पर सरकारों को कुछ करना चाहिए। तो जो इनपुट हमारी डिफेंस एजेंसीज के पास था उस पर उन्होंने कार्रवाई की है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर राजनेता हैं और जब वो कोई बात कहते हैं तो उसके परिणाम सामने आते हैं। समय लग सकता है, लेकिन उसके परिणाम देश ने हमेशा देखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है कि जो उन्होंने बोला है वो होगा और हम लोग पूरी तौर से उनके इस फैसले के साथ हैं। सर, मैं एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि पाकिस्तान लगातार 5वीं बार सीज फायर वायलेट करती हुई नजर आई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीज फायर तो ये लोग लगातार करते रहते हैं, करते भी हैं और हमारी जो सुरक्षा सेनाएं हैं वो इसका मुंह तोड़ उनको जवाब भी देती हैं,
उसमें लोगों को मारा भी जाता है, कई लोगों को पकड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरा ये मैं देश को ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, हमारे सुरक्षा बल पूरी तौर से मुस्तैद हैं, मजबूत हैं, और अब किसी को भी हमारे देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी, ये बात सच है। और एक लास्ट मैसेज अगर आप टूरिस्ट को देना चाहे, जो शायद हमको आप टीवी में देख रहे होंगे, कि उनके मन में शायद कोई डर हो या वो प्लान कर रहे हो आने के लिए, उनके लिए एक मैसेज। देखिए, देश के सारे पर्यटकों को मैं स्पष्ट रूप से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, ना हमारे पास कोई सुरक्षा है, हम लोग इत्मीनान से घूम रहे हैं। कल मैं रात को लाल चौक पे अपने साथियों के साथ था, आज हम लोग पहलगांव में हैं। किसी प्रकार से यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो सुरक्षा बल हैं, हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, वो पूरी मुस्तैद है और पूरी ताकत के साथ पर्यटकों के संरक्षण के लिए तैयार है, सुरक्षा के लिए तैयार खड़ी हुई है। आप आने से बिल्कुल मत डरिए, आइए। जम्मू कश्मीर को फिर से खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी हमारे देश के हर नागरिक की है, क्योंकि आतंकवादी चाहते ही ये हैं कि किसी ढंग से यहाँ पर जो आर्थिक उन्नति का पहिया है, इसको किसी ढंग से वो रोक दें और फिर से हमारा जम्मू कश्मीर बदहाल स्थिति में पहुँचे। हम सब लोगों को मिलकर आतंकवादियों के इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है, ये हम सब लोगों का पावन कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बृजभूषण श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली बात किया। मैं ब्रायन एंडी थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ कश्मीर। मंत्री रघुराज प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर ने जब बात की, तो रघुराज प्रताप रुके ही नहीं, सपा पे वार करते रहे, पलटवार करते रहे, और कंडीशन यहाँ तक आ गई कि उन्होंने बहुत कुछ अखिलेश यादव को कह डाला। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ। जैसे कहा जाता है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, तो इस बहुत कुछ का मतलब आप इतना ही समझिए कि शब्दों को, उस भाषा को हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन उसका कुछ अंश ऐसा है कि उन्होंने राहुल गांधी को भी कुछ सुना डाला, और अखिलेश यादव की यहाँ तक उन्होंने कहा कि बुद्धि खराब हो गई इन लोगों की। किसके ऊपर वो टारगेट करते हैं कि किसकी बुद्धि खराब हो गई, इसको भी सुनिए और देखिए क्या क्या कह डाला रघुराज प्रताप ने। पहलगाम घटना के बाद तमाम विपक्ष के तमाम तरीके के बेतुके बयान सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के हैंडल से एक फ़ोटो शेयर किया गया, कहा कि जिम्मेदारी के समय गायब, ऐसे समय पर जब पूरा देश एक है, इस तरह की टिप्पणी। देखिए, उनके आका राहुल गांधी वो घोड़े वाले के यहाँ तो गए, बाकी 28 हिंदू के नहीं गए, क्योंकि हिंदू विरोधी मानसिकता उनकी नज़र आती है। ये पूरा कांग्रेसी परिवार जो है मुस्लिम परिवार है, ये पथभ्रष्ट हो चुके हैं। और पथभ्रष्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने गौ माता का मांस खाया है। ये मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ कि सोनिया के घर में गौ माता का मांस खाया जाता है। इसलिए पथभ्रष्ट जब हो जाता है, ये हिंदुस्तान स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरकलोक है, पातालोक अमेरिका है। ये प्रमाण के साथ कहता हूँ, मैं कभी कोई वैसे नहीं कहता हूँ। मैं अभी अमेरिका गया था 15 दिन के लिए, मैंने वहाँ भी ये कहा था। तो इसलिए जो पथभ्रष्ट हो जाता है, 2038 तक तीसरा विश्व युद्ध होगा और ये पथभ्रष्ट सारे मारे जाएंगे, केवल सनातन हिंदुत्व बचेगा। ये मैं गारंटी से दावा करता हूँ कि मैंने पूर्वजों को पढ़ा है। ये अपने बाप को बाप कहने वाले नहीं है, ये लोग क्या है, आक्रांताओं को बाप। यानी आपने देखा औरंगजेब का रोड, बाबर का रोड, हुमायूं का रोड, ये कांग्रेस के नेहरू परिवार ने ये सब किया है। हिंदुस्तान को गर्त में ले जाने की इन्होंने तय किया था। लेकिन आदरणीय मोदी जी सौभाग्य से, भगवान की कृपा से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस कारण आज देश, क्योंकि बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, यदि 5 साल और सरकार कांग्रेस की रह गई होती तो ये देश अरबिस्तान बना दिया जाता और ये मुस्लिम कंट्री बना दिया। उन्होंने खुद लिखा है इस बात को। तो भूतेन भविष्यते, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने आज जो किया है, पूरे विश्व में लीडरशिप स्थापित की है, जो तरक्की की है, 60 साल में कांग्रेस के शासन में तरक्की नहीं कर पाए। ये आदरणीय मोदी जी को देख के जलते हैं कि छोटे परिवार का आदमी प्रधानमंत्री हो गया है, क्योंकि इनके पास अब ईडी का नोटिस जा रहा है, इनके पास एनआईए का नोटिस जा रहा है, इनके पास ये सारे नोटिस जा रहे हैं, क्योंकि तो राजा साहब थे ना। अरे राजा तो हम थे, 5000 वर्ष हमने शासन चलाया है हिंदुस्तान में। ठाकुरों ने 5000 वर्ष शासन चलाया है, लेकिन कुछ लोग
जिनके घर में कोई चुहिया नहीं मारी होगी और उन्होंने कभी देश के प्रति समर्पण भाव नहीं दिखाया होगा, जिनके घर में कभी एक शुद्ध सेनानी नहीं होगा, कोई एक फौजी नहीं होगा, वो देश के गद्दार हैं। वो देश के प्रति भावना नहीं है उनकी, वो देश को हतोत्साहित करना चाहते हैं। जैसे कर्नाटक में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री उनका बोल रहा है, ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ मेरा बस चले तो ऐसे लोग कटघरे में खड़ के फांसी दे देनी, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का, देवी देवताओं का देश है। विश्व में देवी देवता कहीं पैदा नहीं हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए। भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, यहीं पैदा हुए, यहीं से सब माइग्रेट हुआ। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना और 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। हम थे, हम में से ये गद्दार माइग्रेट हुए हैं। जो गद्दार हैं ये दैत्यों के वंशज हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं इस बात को, दैत्यों के वंशज हैं। दैत्यों के वंशजों को मारकाट सूझती है। अभी एक मौलवी ने कहा है पूरा विश्व मुस्लिम हो जाए तो भी मारकाट बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर कबीलाओं की लड़ाई हो जाएगी, महिलाओं की लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए बंधुओं, हिंदुस्तान है तो रिजर्वेशन है, हिंदुस्तान है तो विश्व है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ वहाँ से लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, लेकिन वहाँ के मामले में अखिलेश यादव कोई बात नहीं करते। यूपी के बारे में जरूर बात करते हैं। देखिए, अखिलेश कभी बात नहीं कर पाएगा। अखिलेश को सोने की चम्मच और सोने की थाली मिली, उनके बाप ने मेड पे चल के मेहनत करके स्थापित कर दिया। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि वो प्रदेश का पप्पू है, राहुल देश का पप्पू है। ये दोनों पप्पू जब तक रहेंगे, जब तक हमारी सरकारें 110 पर हमारी रहेगी। और ये जो लोग कहते हैं ना, और ठाकुरों से जो पंगा लेगा, मैंने कहा था ठाकुरों ने 5000 वर्ष शासन किया है इस देश पे। ये लोकशाही में वो लोग गीदड़ लोग जो कभी कुछ नहीं थे, वो गीदड़ अपने आप को कहते हैं कि हम नेता हो गए। गीदड़ से नेता नहीं होते। अगर दलित की बात करोगे तो मायावती बहन से कोई बड़ा, आदरणीय मायावती बहन से कोई बड़ा दलित नेता नहीं हुआ। जब उस गेस्ट हाउस कांड में मैं खुद साक्षात गवाऊं आदरणीय बड़दत्त द्विवेदी के साथ, वो इन्होंने मरवा भी दिए बड़दत्त द्विवेदी, क्योंकि आई विटनेस थे। मैं उनके साथ था, मैं जब उस समय प्रदेश का संगठन मंत्री था, तो हमने आदरणीय बहन मायावती को बचाया। आज अलीगढ़ में पूछ लीजिए, चाहे उनके कितने भी कार्यकर्ता हूं, मुझे बाई फेस बाई नेम जानती हैं कि नहीं, क्योंकि हमने ही अंगोछा दिया था, उनके सारे अंग वस्त्र फाड़ दिए थे। ये वही दल्ले और दलाल हैं ये लोग, ये वही निशाचर की औलाद हैं। आज दलित की स्थापना करने जा रहे हैं। तब कोई दलित नहीं था, तब तो रामजी लाल जी ने बहन मायावती के लिए एक दिन भी नहीं कहा। आदरणीय बहन मायावती दलितों की नेता हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह। उन्होंने बाकायदा बोला कि एक अखिलेश यादव को बताया प्रदेश का पप्पू, वहीं राहुल गांधी को बताया देश का पप्पू। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ये दोनों पप्पू मौजूद है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनती रहेगी। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। सीमा हैदर का आपने नाम सुना होगा, जो अपने आप को पाकिस्तान की बेटी और भारत की बहू कह रही थी। आखिर वो डर क्यों गई है? डरने का मतलब ये है कि वो इतनी डरी कि बीपीसीपी ऊपर नीचे सब हो गया और अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल सीमा हैदर हैं, या फिर अगर कुछ लोगों का ये मानना है कि सीमा हैदर ये बहाना कर रही हैं ताकि उन्हें पाकिस्तान न जाना पड़े। अब ये डॉक्टर और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही कुछ कंफर्म होगा कि डर है कि वात्सों में तबीयत खराब हुई है, या फिर इसका क्या नाम दिया जाए इस डर को। ये देखिए, पूरी रिपोर्ट में फिर समझ में आएगा कि पूरा मामला है क्या। बीते दिनों पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। बड़ा सवाल ये भी हुआ कि जब जो आतंकवादी दूसरे देश से आए थे, यानी कि पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने बाकायदा जात पूछी, धर्म पूछा, और उसके बाद जब उनको लगा तो उन्होंने कपड़े उतरा। उसके बाद उन्होंने गोलियों से 28 लोगों को भून दिया। ऐसे में लगातार विरोध चल रहा है देश में कि जितने पाकिस्तानी हैं उनको बाहर भेजा जाए, और केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की कि जो पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। मगर अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सीमा हैदर, जो कि बीते साल पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा रह रही थी, वो पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, कोई वैध लाइसेंस नहीं है। ऐसे में लगातार हम देख रहे थे जो गीता भाटी है रबुपुरा की, वो लगातार इसका विरोध कर रही थी कि
चाहे सीमा हैदर हो चाहे कोई भी हो, देश का जो कानून है सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं तो उसके साथ सहानुभूति है या वो माँ बन गई है तो उसको जाने नहीं देना चाहिए। भाटी जी, लगातार देखिए एक दुखद हादसा हुआ, पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, 28 लोगों की उसमें जान चली गई, उसमें धर्म पूछा, गोली मार दी गई, देश में विरोध चल रहा है और एक ही गुस्सा फूट रहा है कि पाकिस्तान का खात्मा करो। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में रह रहे थे उनको भी वापस भेजा जा रहा है और कुछ लोग जा भी रहे हैं। ऐसे में सीमा हैदर अभी भी भारत रह रही है, बच्चे की बात कर रही है, तबीयत खराब की बात कर रही है और वकील साहब कह रहे हैं कि काफ़ी क्रिटिकल हालत है। क्या लगता है ऐसे में आपका विरोध जायज़ है कि अभी भेजना ज़रूरी है? तो वो कौन से हॉस्पिटल में है ये तो बताएं, मैं तो खुद देखने जाऊंगी। सहानुभूति, मरीज के साथ सहानुभूति होती है। अगर वो बीमार है और इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, कौन से आईसीयू में एडमिट है, कौन से हॉस्पिटल में है इंडिया के या कहीं अमेरिका भेज दिए, कहाँ है वो एडमिट, जाना तो चाहिए। स्वाभाविक है, हमारे यहाँ बीमार है, पाकिस्तानी महिला है, हम मांग कर रहे हैं कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए और वो इतनी बीमार है तो हम भी देखने जाएं। हमारे साथ साथ और बहुत लोग देखने जाएंगे, फल लेके जाएंगे, जूस लेके जाएंगे, लेकिन बताएं तो सही किस हॉस्पिटल में, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ बच्चा पैदा हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, कहाँ से वो लेके आए, कब आए। हमने तो जो देखा है वो हमें देख के भरोसा नहीं हो पाया। भाई देखो, हमारे यहाँ तो ये मैं मानती हूँ कि बच्चे जब होते हैं महिला को तो इतनी पेन और इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो 1 से सवा महीना उस महिला को सही होने में, अपने रिकवर करने में लग जाती नॉर्मल। लेकिन वो ऐसा कैसा बच्चा आया कि जो दूसरे ही दिन जब बच्चे को लेकर रबूपरा में वो आई तो वो नाच रही हैं, बाजे बजाने वाले आगे बाजा बजा रहे हैं, वो बेटी को लेके गोद में और नाचती हुई चल रही हैं, डांस कर रही हैं। इतनी ताकत एक 40 साल की महिला में, चाहे वो 35 की बनती हो, मैं तो ये कहूँ वो 16 साल की हो, लेकिन क्या इतनी एनर्जी हो सकती है? आपके भी तो घर बीवी है, बच्चा है, आपने देखा होगा ना, तो कैसे भरोसा करोगे, किस बात का? तो समस्या सीमा हैदर के साथ है या पाकिस्तान को लेकर है? हमारी तो पाकिस्तान को लेकर है। सीमा हैदर को लेके कोई हमारी समस्या ना पहले थी ना आज है, हमारी समस्या है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए, जिन्होंने हमारे बेटियों को विधवा कर दिया, जिन्होंने 18-18 साल के बच्चों के पिता को मार दिया, सिर्फ ये पूछ के तुम हिंदू हो या मुसलमान। अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ, और जिसने कलमा पढ़ दिया वो बच गया, और जो कलमा पढ़े भी, एक बच्चा जो हमारे किसी फोर्स में था, उसने कलमा पढ़ के भी सुनाया, उसके बाद भी उसको कपड़े उतार के चेक किया गया और फिर उसको गोली मारा। तो सोचो कितनी बेइज्जती उन्होंने की। मैं तो ये कहती हूँ पाकिस्तान को नक्शे से हटा दो, नस्त नाबूद कर दो, और पाकिस्तान के जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो सीमा हैदर हो या कोई हो, पाकिस्तानी किसी के साथ हमारी हमदर्दी नहीं है। अपने देश के हर व्यक्ति के साथ हमदर्दी है, पाकिस्तानियों के साथ हमारी हमदर्दी नहीं। भाटी जी, क्या अभी आपकी हाल फिलहाल में सचिन से, क्योंकि सचिन तो इसी गांव का रहने वाला है, जिस तरीके से भारत में घुसी अपने 4 बच्चों के साथ, यहाँ के लोगों को भी कहना कि देखिए जो उसका 5वां बच्चा उसको हम रखने के लिए तैयार है, हमारी तमाम जो संगठन के लोग हैं उसको रख लेंगे, फाइनेंशियली मदद भी करेंगे, मगर कानून सबके लिए बराबर है और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। महाराष्ट्र के एक शोरूम में आग लगता है, और शोरूम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आग आजकल बहुत लग रही है। कहीं गेहूं के खेत में लग रही है, कई एकड़ फसल जल जा रहे हैं, और देखा जाए तो यूपी में जो आग लग रहे हैं वो तो गर्मी और ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं, जिससे कह देते हैं कि किसी के खेत में माचिस फेंक देना या कहीं शॉर्ट सर्किट होना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आग लगती रहती है और लग भी रही है। लेकिन महाराष्ट्र में और एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगना ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है नहीं, शॉर्ट सर्किट का वहाँ बहुत कम चांसेज मिलते हैं आग लगने के, क्योंकि हीटिंग पॉइंट उतनी होती नहीं है। लेकिन अगर आग लगी है तो सवाल बनेगा, क्योंकि आग मामूली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की है, और उसके जद में कई दुकानें भी आई हैं और करोड़ों का नुकसान भी हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में, फिर समझ में आएगा कि आग का दायरा क्या था और इसके मायने क्या निकल के आ रहे हैं। मुंबई में ये दूसरी आग लगने की घटना है जो एक हफ्ते में दूसरी बार आग लगी। तड़के सुबह अचानक
एक बिल्डिंग में आग लग गई जो लिंकिंग रोड पर स्थित थी। जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी, लगभग बताया जा रहा है कि 4:10 पर लिंकिंग रोड के पास इस बिल्डिंग में आग लगी। इससे पहले रविवार को भी एक बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें ईडी का कार्यालय भी स्थापित था। इस बिल्डिंग में आग लगने की घटनाओं पर बताया जा रहा है कि अभी ये पता नहीं चल पाया कि ये आग क्यों लगी, लेकिन अचानक ये आग लगी और आग लगने से किसी भी जनहानि की कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ऑफिस था, इस वजह से ऑफिस की डॉक्यूमेंट से लेकर कई इत्यादि चीज़ें जल गई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी, ये आग लगने की घटना बड़ी बताई जा रही है। ये दूसरी आग लगने की घटना है। पहली आग जो लगी थी ईडी कार्यालय में रविवार को लगी थी। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसी में ईडी का कार्यालय था और इस बिल्डिंग में अचानक से आग लगी। फिर उसके बाद ये दूसरी घटना जिसमें आज सुबह बताया जा रहा है कि अचानक लिंकिंग रोड के सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें तड़के सुबह ही आग लग गई। आग लगने से नगर निगम की 12 गाड़ियाँ बुलाई गईं। अचानक से आग को बुझाने की कोशिश की गई। 3 लेयर की आग की जो प्रोसेसिंग थी वो नगर निगम की तरफ से बताई जा रही है कि 3 लेयर की आग की प्रोसेसिंग थी, जिसकी वजह से पहले आग बुझाने की कोशिश की गई। आग बुझा नहीं तो अचानक कई दमकल गाड़ियां बुलाई गई जिससे आग बुझाने की जो प्रोसेसिंग है वो तेज़ हो सके। आग बुझाने की कोशिश की गई, आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू करने के बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही थी जिसकी वजह से आग लगी। और आग लगने की इतनी बड़ी घटना दूसरी बार मुंबई में हो रही है और जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है। कारण का पता लगाया जा रहा है, जाना जा रहा है कि आखिर किस वजह से आग लगी, क्या क्या चीज़ें रही। लेकिन दूसरी बड़ी घटना आग लगने की है तो जाहिर सी बात है चर्चाएं की जा रही है। चर्चाएं इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब आग लगती है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इस अफरा तफरी के माहौल में कई बार नुकसान भी होता है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है उसमें जनहानि तो किसी तरीके की नहीं हुई है। लेकिन अभी भी पता लगाया जा रहा है कि क्या है, क्यों आग लगी और किस वजह से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लग रही है। शाहजहांपुर में दबंग आते हैं और एक भाई के साथ, भाई हम सेंटेंस इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें 2 भाई और आते हैं, तो एक सज्जन के साथ कहा सुनी होती है और गोलीबारी की कंडीशन आती है। गोली की आवाज़ सुनते हैं तो उसके 2 भाई और आ जाते हैं, 2 भाई और निकल के आते हैं। दबंग उनके ऊपर भी गोलियों की फायरिंग करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। जो भाई पहले लड़ रहा था उसकी मौत हो जाती है गोली लगने से। उसके बाद 2 अन्य भाई जो आते हैं वो भी उसके बचाव में आगे आते हैं और लगातार लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने में होता क्या है देखिए, इस स्टोरी का अंत क्या है कि एक भाई की मौत होती है और 2 भाई गंभीर रूप से घायल होते हैं। लेकिन वो दबंग होते क्यों हैं, मामला क्या होता है झगड़े का, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर पूरे तफसीस के साथ जो ये रिपोर्ट बताई गई है इसमें समझिए कि मामूली झगड़ा इतना रूप क्यों ले रहा है कि आदमी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जा रहा है। 3 भाइयों को मारी गोली, विवाद के बाद किया कांड, आरोपी घटना के बाद फरार, एक की मौत, गाड़ी में आग लगाई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। ये गोलियां किसी और पर नहीं बल्कि 3 सगे भाइयों पर बरसाई गई। इनमें से एक भाई की मौत हो गई जबकि 2 भाइयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, वारदात के बाद हमलावरों ने एक गाड़ी भी फूंक दी जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मामूली विवाद में मारी गोली, गाड़ी में लगाई आग। पूरा मामला शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर अजीजगंज इलाके में रहने वाले कमलेश का शेरू नाम के वक्त से विवाद हो गया। विवाद के बाद शेरू ने अपने साथियों सुमित, अंकुर समेत कई लोगों को बुलाया और फिर एक बार कमलेश की पिटाई शुरू कर दी। कल देर रात 3 सगे भाइयों की गोली मार दी गई थी। आज उसमें से एक भाई की मौत हो गई है। इस वक्त हम उसी घर में हैं। आप देख सकते हैं कि जिसमें 3 भाइयों के हिस्ट्री सीटर बदमाश शेरू ने गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें से एक भाई की मौत हो गई है। जिससे कि आप देख सकते हैं उस घर में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। परिवार की महिलाएं बैठी हैं, कहीं ना कहीं रो रही हैं कि उनका एक बेटा चला गया, तो वहीं 2 बेटे जो हैं वो जिंदगी मौत से जूझ रहे। एक बेटा हायर सेंटर रेफर कर दिया
किया गया। तो एक बेटा घर में, इस वक्त हमारी उस घायल से भी बात हुई। उस घायल का सीधा सीधा कहना है कि इस पूरे मामले में जो है पुलिस की बड़ी लापरवाही नजर आई, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच में घटना हुई, जहां पर लगभग कुछ ही कदमों की दूरी पर, मान सकते हैं 500 से 600 मीटर की दूरी पर चौकी है। एक चौकी आधा किलोमीटर दूर है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था, शाहजहांपुर में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ होता है बदमाशों में, गुंडों में, वो शाहजहांपुर में बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं देर रात बीचों बीच से शहर में इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके बाद भी आरोपी जो है अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वरना पुलिस कहती है जांच कर रहा है, तमाम ऐसे बात बहाने बनाती है, लेकिन एक आरोपी को भी नहीं गिरफ्तार कर पाई शाहजहांपुर की पुलिस। पहले तो कमलेश की पिटाई की, उसके बाद दबंगों ने न आव देखा और न था, गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जैसे इस बात की खबर कमलेश के दोनों भाइयों को हुई तो मौके पर पहुंच गए। भाई कमलेश को बचाने के लिए दोनों दबंगों से भिड़ गए। फिर ये दोनों अकेले थे और दबंगों की तादाद ज्यादा। इन दोनों पर भी गोलियां बरसाई गई। गोलीबारी में कमलेश के दोनों भाई भी घायल हो गए। दबंगों ने गोली मारी तो मारी, बल्कि वहां से निकलते वक्त गाड़ी में आग लगा दी। मेरा भाई था और शेरू, इन लोगों की कोई आपस में बातचीत हो गई, गाली गलौज। इसी वजह से शेरू ने मेरे भाई से कहा तू अभी रुक, अभी तेरे में गोली मारूंगा आके। तब भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, मेरा भाई गया और हम गए, एक मेरा भतीजा गया सर। तो हम लोग जैसे उसके घर पे पहुंचे बातचीत करने के लिए, उसने तुरंत ही गोली मार दी मेरे कमलेश भाई की, जिसकी इस समय मृत्यु हो चुकी है। और मेरे भी मार दी और मेरे भाई के जितेंद्र की भी मार दी। और वहाँ लखनऊ में कोई सर मेरी सुन नहीं रहा है, जो मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाए। अभी तक 9 बजे से लेकर अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया है। आसपास के लोग सभी को ले गए अस्पताल। वहीं जैसे ही आसपास के लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई दी तो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तरफ लहूलुहान कमलेश था तो वहीं कुछ दूर पर दोनों भाई भी गोली लगने से घायल पड़े थे। खैर, तीनों को आसपास के लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कमलेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और बाकी बचे दोनों भाइयों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। हमारा परिवार चाहता है इनका इनकाउंटर होने चाहिए, बस हमें बदला का बदला मौत चाहिए। बदला चाहिए बस। ये हमारे 3 भांजे हैं, ये 3 भांजे हैं, इनका क्या होगा? अब दोगे? कौन इसको खवाएगा? इनको कौन रखेगा? किसको खवाएगा? गोलीबारी में कमलेश की हो गई मौत। वहीं इस गोलीबारी में कमलेश की मौत हो गई। परिजनों को इस गोलीकांड की खबर हुई तो उनके होश उड़ गए। पूरे परिवार में मातम फैल गया। एक तरफ तो एक बेटे की मौत हो चुकी थी, वहीं बाकी 2 बेटे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जैसा कि लग रहा है कोई मौके की ही बात है, अचानक की कोई बात है उसमें, और जो पुलिस के नाम बताया जा रहा है उसमें पहले भी जा चुका है जी। पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र गिरफ्तारी। ऐसा कुछ जानकारी मिली है जली है। हमारा प्रमुख टास्क है अरेस्ट करना और जो घायल इलाके में इस गोलीकांड ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। साथ ही पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। वहीं तमाम सवालों के बीच पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और तलाश शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रयागराज में एक बुजुर्ग पर हमला होता है और डबल मर्डर केस के रूप में अगर देखा जाए तो कोशिश की जाती है। आखिर ये झगड़े का वास्तविक रूप क्या है, ये झगड़ा होता क्यों है? क्योंकि नॉर्मली झगड़ा एक बातचीत से उभरता है और वो बड़ा होता चला जाता है। तो झगड़ा देखिए किस चीज़ का था, इसमें कोई नया एंगल क्या निकल के आता है। क्यों नया एंगल हम इसलिए कह रहे हैं कि आरोप किसी और पे लग रहे हैं और आरोप लग किस बात को लग रहे हैं समझिए, फिर समझ में आएगा आपको कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में इस तरीके की झगड़ाएं जो हो रही हैं, इस झगड़े का क्या वजूद सिर्फ जान लेना ही रह जाता है। समझिए इस रिपोर्ट को, देखिए। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से सनसनी, इलेक्ट्रीशियन पर हत्या का शक। सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध भी नजर आया। अगल बगल के लोगों से पूछताछ की, पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। घर में 2 बार आया कातिल।
2 घंटे तक खेलता रहा खूनी खेल। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, ये गुनहगार, ये अपराधी किसी को नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज के नैनी से सामने आया, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरा इलाका दहशत में है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर घर आए इलेक्ट्रीशियन पर शक था। तीर्थ नगरी में बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेत कर हत्या। यमुनानगर जोन के डीडीए कॉलोनी में 65 वर्षीय बुजुर्ग अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी घर में अकेले थे। इसी बीच घर में कुछ काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन इसके जाने की कुछ देर बाद आसपास के लोगों ने घर में देखा तो पति पत्नी दोनों घायल पड़े थे। दोनों पर चाकू से कई वार किए गए थे। बुजुर्ग अरुण की मौके पर हो चुकी थी मौत। इस चाकूकांड में बुजुर्ग अरुण की तो मौके पर मौत हो चुकी थी, लेकिन पत्नी मीना की थोड़ी सांसें चल रही थी। पड़ोसियों ने देखते ही पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने हमले में घायल मीना को मृत घोषित कर दिया। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है इसको? देखिए, जैसा कि कल इस संबंध में जो चीज़ें स्पष्ट की गई थी, इनके पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई के साथ साथ सभी जो एंगल्स हैं उस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सॉलिड क्लूज़ हैं इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और मोबाइल डेटा इत्यादि के आधार पे। और जो अभी तक प्राथमिक रूप से प्रकाश में आया है कि जिस इलेक्ट्रीशियन को इन्होंने बुलाया था बिजली इत्यादि का कार्य कराने के लिए, संभवतः उसी ने ये घटना कारित करी है और अतिशीघ्र उसकी जो है गिरफ्तारी करने के पश्चात और घटना के पीछे का जो मोटिव इत्यादि है वो भी बहुत जल्दी स्पष्ट किया जाएगा। क्या लोग गिरफ्तारी भी हुई इसमें कई लोग? देखिए, अभी इसमें एक सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, परंतु सभी जब साइंटिफिक क्लूज हमारे उसमें पुष्ट हो जाएंगे उसके पश्चात सभी चीज़ों को स्पष्ट किया जा सकेगा। मोटिव क्या, हत्या का था, लूट का था, कुछ क्लियर हो पाया? देखिए, ये जैसे मैंने बताया है कि जो अभियुक्त है उसकी जैसे गिरफ्तारी। हत्या से पहले अरुण ने बहन से की थी फोन पर आधे घंटे बाद। अरुण श्रीवास्तव और पत्नी मीना श्रीवास्तव की मौत की सूचना पर परिवार और रिश्तेदार SRN अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां पर बहन सुधा दोपहर में भाई से फोन पर हुई बातचीत की बात को याद कर फूट कर रोने लगी। बहन सुधा ने कहा कि दोपहर में उन्होंने भाई अरुण के पास फोन किया था। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक घर गृहस्थी से जुड़ी बातें हुई। पीछे से उनकी भाभी भी बीच बीच में बोल रही थी। उसके बाद करीब 4 बजे उनके पास एक रिश्तेदार ने फोन कर घटना की जानकारी दी। संगम नगरी प्रयागराज के यमुनानगर इलाके के नैनी में बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पे जो इलेक्ट्रीशियन आया था बुजुर्ग दंपत्ति घर पे, उसी की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तारी से दूर है, लेकिन उसको जल्द ही गिरफ्तार करके पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा कि क्या मोटिव था, कि क्या कारण था कि उसने इन बुजुर्ग दंपत्ति की इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश शुरू की गई। बताया जा रहा है कि TCI के रिटायर्ड प्रबंधक के घर पर बिजली का काम करने आए युवकों पर हत्या का शक था। पहला, जब इलेक्ट्रीशियन घर में काम करने आया तब बुजुर्ग दंपत्ति घर में थे। पुलिस ने अगल बगल के लोगों से पूछताछ की और दूसरा, CCTV कैमरे में एक संदिग्ध भी नजर आया। पुलिस ने एक मजदूर को भी हिरासत में लिया। वो अरुण के घर के पास ही काम कर रहा था। 2 हथियार का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक मीना और अरुण दोनों ही अलग अलग कमरे में थे। जांच रिपोर्ट से पता चला कि अरुण के सिर के पीछे धारदार हथियार और मीना के सिर के पीछे किसी भारी हथियार से हमला किया था। मानकर चल रही है कि दोनों ही हत्याएं अलग अलग हथियार से की गई। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जमा किए और जांच आगे बढ़ा दी गई है। इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बरेली में एक पाकिस्तानी महिला फर्जी कागजात के आधार पर सरकारी नौकरी पाती है और आराम से वो नौकरी कर रही थी। कुछ लोगों ने शिकायत किया पाकिस्तानी होने की वजह से। वो महिला पाकिस्तानी थी और फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी भी की और टीचर की नौकरी कर रही थी। जांच पड़ताल हुआ तो सबके पैर फूल गए।
देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए कि ये शुरुआत कहाँ से हुई और फिलहाल उस महिला की कंडीशन क्या है, नौकरी से बर्खास्तगी है या फिर गिरफ्तारी। फर्जी कागज, नकली पहचान, कौन है शुमाइला खान? भारत में अवैध एंट्री, हासिल की सरकारी नौकरी, पाकिस्तानी जासूस, आतंकियों से ताल्लुक, 3 महीने से फरार, कहां है शुमाइला खान? पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत सख्त कदम उठा रहा है। आतंकी स्थान पर कूटनीतिक वार से उसने घुटने पर ला रहा है। सिंधु जल समझौता पर रोक लगाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी है, तो वहीं जिन्ना की धरती से ताल्लुक रखने वालों को भारत की जमीन से वापस भेजा जा रहा है। इसके लिए हर प्रदेश की सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। ऐसे में सीएम योगी की सरकार भी फुल फॉर्म में दिख रही है। जहां देश भर से पाकिस्तानी लोगों को उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है, वहीं बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां से एक पाकिस्तानी महिला पिछले 3 महीने से फरार है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये पाकिस्तानी महिला कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले 9 साल से बरेली में रह रही थी। और न सिर्फ रह रही थी बल्कि इस पाकिस्तानी महिला ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए यूपी में सरकारी नौकरी तक हासिल कर ली। और इस पाकिस्तानी महिला का नाम है शुमाइला खान। शुमाइला खान पाकिस्तान की रहने वाली है। उसने अपनी नागरिकता छुपाकर भारत का एड्रेस प्रूफ और अन्य फर्जी कागजात बनवाए। इनके आधार पर उसने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले एक प्राइमरी स्कूल में सहायक टीचर की नौकरी पाली। साल 2015 में शुमाइला को बरेली के फतेहगंज वेस्ट थाने के माधोपुर प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग मिली। इस दौरान शुमाइला ने बड़ी चालाकी से अपनी पाकिस्तानी नागरिकता को शिक्षा विभाग से छुपाए रखा। जब तहसीलदार सदल ने शुमाइला को डॉक्यूमेंट खंगाले तो उन्हें फर्जीवाड़े का पता चला। एक्शन हुआ, जांच की गई तो पूरा खेल सामने आया। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई कि शुमाइला ने फर्जी तरीके से अपना एड्रेस प्रूफ बनवाया और फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की। जिसके बाद तहसीलदार ने ये जानकारी बेसिक शिक्षा परिषद को दी। बेसिक शिक्षा परिषद ने एक्शन लेते हुए 3 अक्टूबर 2024 को शुमाइला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को सीसीएस की मीटिंग के बाद वीजा रद्द कर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश जारी किए तो पुलिस ने उसकी जांच की। तब जाकर पता चला कि शुमाइला खान तो फरार है। मामले के सामने आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन हरकत में आया। शुमाइला की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई। बरेली से लेकर रायपुर तक छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक शुमाइला खान का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्द ही शुमाइला को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इसमें एक प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के द्वारा संज्ञान में लाया गया था। उसके उपरांत उन्होंने संबंधित शिक्षिका की जांच कराई थी और संबंधित जनपद रामपुर से उनके जो अभिलेख थे उनका सत्यापन कराया था और सत्यापन के उपरांत जो तथ्य संज्ञान में आए थे तदुपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के द्वारा जांच के बाद जो है लगभग आज से 4 माह पूर्व ही उनकी जो है सेवा समाप्त की जा चुकी है। वर्तमान में विभाग में कोई भी जो है इस तरह का जो कार्मिक है वो कार्यरत नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने सालों तक शुमाइला खान किस तरह से विभागीय जांच से बचती रही। क्या इस पूरे मामले में किसी और की मिलीभगत भी रही है? क्योंकि शुमाइला खान जहां रहती थी वहां के रहने वाले लोगों ने भी शक जताया कि हो सकता है शुमाइला खान पाकिस्तानी जासूस हो। जब उसकी सच्चाई बाहर आई तो वो लापता हो गई। लोगों का ये भी दावा है कि 9 साल तक उसने यहाँ पर सरकारी नौकरी की, लेकिन कोई जान नहीं पाया। यही वजह है कि पुलिस हर एंगल से इस मामले को खंगाल रही है। बरेली में 3 महीने पहले एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक पाकिस्तानी महिला ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली थी। ये मामला बरेली के थाना फतेहगंज का है, जिसमें पुलिस और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन देखने वाली बात है कि 3 महीने बीतने के बाद भी अभी तक वो महिला पुलिस की पकड़ से बाहर है। जबकि इस समय जो पहलगांव का मामला इतना तूल पकड़ा हुआ है, इसमें सरकार और प्रशासन लगातार
सख्ती बरती हुई है कि जो पाकिस्तान नागरिक है उनको वापस भेजा जाए, लेकिन 3 महीने के बाद भी अभी तक ये महिला जिसने फर्जी दस्तावेज पे नौकरी हासिल की थी उसको अभी पुलिस पकड़ नहीं सकी है। अब देखने वाली बात यह है कि जब इतनी सख्ती है, जब इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसमें अभी तक भी पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है और इसमें क्या आगे की कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज़, बरेली। इमरान हाशमी का आपने नाम सुना होगा। इमरान हाशमी आज इंडिया न्यूज़ पे बातचीत कर रहे थे, हमारे सहयोगी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि आप पहलगाम हमले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया, तो बताया निंदनीय है, फिल्म इंडस्ट्री हमारे साथ है, पूरे देश के साथ है, पूरा देश जो चाहता है फिल्म इंडस्ट्री भी वही चाहती है, अगर बदला लेना हो तो बदला लीजिए। और पर्यटकों से अपील है कि वहाँ जाएं, कश्मीर को ना छोड़ें, कश्मीर की वादियाँ जो देखने लायक है उस दृश्य को आप कवर करें और जाएं, समझें, पर्यटन के हिसाब से जाएं। और मूवी भी वहाँ शूट हो रही हैं और लोग वहाँ अपने दैनिक दिनचर्या में उसी तरीके से व्यस्त हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन जो घटना घटी है वो निंदनीय है और इस तरीके की घटनाएं अगर घटती हैं दोबारा तो मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सरकार को जो कदम उठाना है सरकार उस कदम को उठाए। पूरा देश सरकार के साथ है। इमरान हाशमी की तरफ से भी ये अपील की गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब इस वक्त बहुत खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ में NN दुबे जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व BSF अधिकारी हैं। नरेंद्र नाथ धर दुबे जी हैं और पूर्व BSF DIG के तौर पर इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और साथ ही साथ आपको बधाई भी। आपका जो योगदान सेना में रहा और जिस तरीके के बड़े फर्ज आपने निभाए, आप पर मूवी बनी है ग्राउंड जीरो, और ग्राउंड जीरो जिसमें मुख्य भूमिका में इमरान हाशमी नजर आ रहे हैं। फिल्म रिलीज हो गई है, लोग देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज की इस सिचुएशन में जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लोग बड़ा कनेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो इस फिल्म को लेकर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आपस में जोड़कर देख रहे हैं, एक कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, और साथ ही लोग समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कभी हालात क्या हुए करते थे, और साथ ही अधिकारी और बाकी जो फौज के सिपाही हैं उन्हें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता रहा है और उस वक्त हालात कैसे थे। NN दुबे जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। साथ ही साथ इमरान हाशमी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। बतौर एक्टर आपने अच्छी भूमिका निभाई है, आपका भी इंडिया न्यूज़ पर स्वागत। सबसे पहले तो आप दोनों को ही बधाई। फिल्म बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं और फिल्म को लेकर मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन आज पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चर्चा है। जीरो फिल्म में आपका अभिनय, वैसे तो आपका अभिनय, आप अनम्यूट कर लें खुद को इमरान, शायद आप म्यूट हैं। आपका अभी तक का अभिनय बड़ा सराहा जाता रहा है, आपने अलग अलग रोल किए हैं। ग्राउंड जीरो का ये रोल कितना चैलेंजिंग रहा और करने के बाद कैसा महसूस हुआ? अब तो फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। हाँ, बहुत चैलेंजिंग था और एक हमें इसको एक सेंसिटिविटी के हिसाब से प्ले करना था, क्योंकि ये फिल्म हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। मिस्टर दुबे की जिंदगी के बारे में है। वो एक ऐसा दौर उनकी जिंदगी में जो एक बहुत ही टेस्टिंग वक्त था। 2000 और 2003 में जो जिस तरह की इंसर्जेंसी थी और जिन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, वो दर्शाना स्क्रीन पे और रिसर्च की तरह, पूरी एक रिसर्च की बैकिंग के साथ और एक फैक्ट चेकिंग के साथ ठीक तरह से दिखाना बहुत जरूरी था। तो ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर के साथ मेहनत लगती है, लेकिन जब आप एक जब बायोग्राफी बनती है तो बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है। बायोग्राफी पर बड़ा काम करना होता है, उनका रोल बड़ा अच्छे से निभाना होता है और आपने भी बड़े अच्छे से निभाया है। लेकिन आज इमरान, जो हम पहलगाम आतंकी हमले की घटना देख रहे हैं, उनकी अलग अलग वीडियोज रोजाना सामने आ रहे हैं और बड़ा दिल को दुखा रहे हैं। आपने तो खुद जम्मू कश्मीर में रहकर शूटिंग की है, अलग अलग सीन आपने फिल्माए हैं, प्रीमियर के लिए भी इनफैक्ट आप गए थे। उस वक्त की शांति और आज ये आतंकी हमले के बाद की तस्वीरें, क्या महसूस कर रहे हैं? दिल दुख रहा है? दो वक्त मैं बताऊंगा। एक तो जब हम श्रीनगर गए थे हमारी फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग के लिए, तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। 40 दिन तक हमने वहां शूटिंग की और एक स्टेट ऑफ नॉर्मलसी वापस आ गई थी वहां पे। जब हम पहलगाम अटैक से हम 3 दिन पहले वहां पे हमारा इवेंट हमने किया था। 40 साल के बाद एक रेड कार्पेट किसी भी फिल्म का तब तक हुआ नहीं था, 40 साल के बाद हो रहा था। तो एक बहुत ही लैंडमार्क दिन था वो।
और टूरिज्म एक तरह से नॉर्मलसी में वापस आ गया था। जो इन्फ्लक्स जब हम गए थे वहां पे तो सारे होटल्स भरे पड़े थे टूरिस्ट के साथ। एक खुशी का माहौल था वहां पे। जब हमने अपनी स्क्रीनिंग की तो वहां पे बीएसएफ के जवान थे, सारे मिलिट्री के लोग थे, कश्मीरीज थे। और फिर उसके 3 दिन बाद ये जो अटैक हुआ, बहुत ही एक आई वुड से जो एहसास अब इस वक्त हमारे देश में है गुस्से का, बस यही चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है और मिलिट्री जल्द से जल्द इन आतंकवादियों के अगेंस्ट एक्शन ले और सही वक्त पे ले। अच्छा इमरान, एक और सवाल जो देश भर में अभी अलग अलग रिएक्शंस के तौर पर सामने आ रहा है। आतंकियों ने धर्म पूछा था, नाम पूछा था और फिर उसके बाद में हिंदुओं को चुन चुन कर मार डाला गया। इसको लेकर आपके मन में कोई सोच? आई थिंक इनका जो एक मकसद शायद होगा कि उनको हमारे देश में एक डिवाइसिव तरीके से उनको ये एक मैसेज देना था उनको। और मैं बस यही कहूंगा कि इस सिचुएशन में हमें यूनाइटेड रहना है और उनका एक एजेंडा है, उसके हिसाब से नहीं चलना है। देखिए सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी नेगेटिव खबरें जो आती रहती हैं, एक एको चैम्बर हो गया है जहां पे नेगेटिव खबरें आती रहती हैं। इसको एक कम्युनल टेंट नहीं दें और बस हम सब हिंदुस्तानी इसमें यूनाइटेड रहें। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। अच्छा ये बताइए, आपने फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत से दिन बिताए कश्मीर की वादियों में। अब जब ये पहलगाम अटैक हो गया है, मेरी अलग अलग लोगों से बात हो रही है, इनफैक्ट टीवी चैनल्स पर भी हम रिएक्शन दिखा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं अब बहुत जल्द में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हम जाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे जो आतंकी चाहते थे, जो उनके मंसूबे थे। सुनील शेट्टी तक ये कह रहे थे मेरे जो अगले वेकेशंस होंगे वो कश्मीर में ही होंगे। आप कब जाएंगे नेक्स्ट टाइम? मैं देखिए हमारा प्लान था जाने का और हम डेफिनेटली जल्द जाएंगे कश्मीर में हमारे वेकेशन आने के लिए। देखिए अब ये एक, जैसे मैंने कहा, एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है। चीजें थोड़ी सेंसिटिव हैं वहां पे और जल्द से जल्द जब हमारी मिलिट्री हो, हमारी सरकार हो, जब उनको एक मुंह तोड़ जवाब देगी, आई एम श्योर जो एब्रोगेशन के बाद 370 के एब्रोगेशन के बाद हो या वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है इतने सालों से, हमारे सरकार में भी एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ये कह सकते हैं एक छोटा सा हर्डल है, ये जल्दी एक तरह से थम जाएगा और फिर से टूरिज्म का एक बूस्ट आएगा श्रीनगर में। मुझे पूरा यकीन है इसमें। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ कहना चाहेंगे इस टाइम? जैसे मैंने कहा कि मेरा फुल फेथ है मोदी जी में और हमारी सरकार में और हमारे मिलिट्री में कि वो जब वो कदम उठाएंगे उनको मुंह तोड़ जवाब देने का, वो सही कदम उठाएंगे और बस उसी का इंतजार है हम सबको। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप गए थे वहां पर शूट के दौरान तो वहां जो लोकल लोग थे वो किस तरीके से स्वागत कर रहे थे? मोहब्बती थे, स्वार्थी थे, लालची थे या फिर इश्क मोहब्बत से भरे हुए थे? इश्क मोहब्बत से भरे थे, हाँ, वेलकम कर रहे थे और वहाँ के लोकल्स ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। हम वहाँ पे 1 महीने से ज्यादा रहे थे और कभी आप लोकल सपोर्ट के बगैर आप फिल्म को ठीक तरह से शूट नहीं कर पा सकते हो। तो वहां पे एक पूरा लोकल सपोर्ट था, हमें बीएसएफ का सपोर्ट था वहां पे, इसलिए स्ट्रेस फ्री हमारा जिस तरह शूटिंग शुरू हुई और खत्म हुई पता भी नहीं चला। और जो कुछ भी हमने दिखाया है फिल्म में वो लोकल सपोर्ट की वजह से ही है और बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला उनसे। मतलब आप जो टूरिस्ट हैं उन्हें ये कहना चाहेंगे आप जरूर जाएं जम्मू कश्मीर और वहां के इस मोहब्बत का एहसास आप जरूर करें? तो जा रहे थे, जैसे मैंने कहा कि इस अटैक से पहले भी जब हम गए 3 दिन पहले थे, तो सारे होटल्स भरे पड़े थे कि इन्फ्लक्स काफी था टूरिस्ट का। अभी डेफिनेटली इस अटैक के बाद थोड़ा लोग शायद थम जाएंगे और थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार ने इनके अगेंस्ट एक स्टेप लिया, चीजें वापस आई एम श्योर बहुत जल्द वापस नॉर्मलसी पे आ जाएंगी। अच्छा इमरान, आपने हर तरह के रोल निभाए हैं और मैं खास तौर से फीमेल्स के लिए कहूँगी, फीमेल्स तो आपको बड़ा पसंद करती रही हैं और कुछ टैग्स भी आपके साथ जुड़ते रहे हैं, सीरियल किसर या रोमांटिक हीरो, ये अलग अलग सी इमेज हैं जो लोगों ने देखी हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट तो हमारी अधूरी कहानी है, लेकिन ये जो ग्राउंड जीरो में चैलेंजिंग रोल आपने किया, ये कितना मुश्किल था या फिर कितना दिल के करीब था? पर बहुत दिल के करीब था क्योंकि ये हमारे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में कभी उन पर कोई फिल्म बनाई नहीं गई है और जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे पता था गाजी बाबा के एनकाउंटर के बारे में, लेकिन ये डिटेल में जिस तरह हमारे पूरे क्रू ने एक रिसर्च किया था और 2 साल तक दुबे जी ने अपने टीम के साथ किस तरह इसको ऑर्केस्ट्रेट किया था, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको
और इसको पेश करना स्क्रीन पर, ये आई थिंक एक हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि हम एक हिस्ट्री का, हमारी नेशनल सिक्योरिटी से एक ऐसा पन्ना ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं जो शायद ज्यादा लोग जानते भी नहीं है इसके बारे में। और इसका जो महत्वपूर्ण चीज तब हुई थी जब जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था 2000 में, गाजी बाबा को गिराने के बाद जब दुबे जी ने एनकाउंटर में वो सफल हुए, जैश ए मोहम्मद की टेररिस्ट एक्टिविटी श्रीनगर में और हमारे देश में 13 साल तक थम गई थी। तो ये था इसका इम्पैक्ट इस ऑपरेशन का तब 2003 में। तो एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए पूरे। अच्छा, बायोग्राफी में जैसा आपने कहा कि काफी पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है और फैक्ट्स जानने पड़ते हैं, तो आपने करीब से एक ऑफिसर के जीवन को जिया है, रोल में ही सही, फिल्मी रोल में ही सही। कैसे जाने आप, मतलब एक अफसर का जीवन कितना कठिन होता है अगर उसे फैमिली की नजर से देखें तो? बहुत कठिन समय था तब 2000 में जब ये हादसे शुरू हुए। वहां पे 70 जवानों की हत्या हो गई थी। ये जो नौजवान थे श्रीनगर के, उनको ब्रेन वॉश किया गया था जैश ए मोहम्मद की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और दिन दहाड़े वहां पे खुले बाजारों में उनकी हत्या की जा रही थी, साइलेंसर पिस्टल्स के साथ, देसी कट्टों के साथ, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो फियर साइकोसिस एक जो पब्लिक में रही होगी तभी श्रीनगर में, और इन जवानों पे रही होगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो आंखें तो सामने ही देखेंगी, पीछे से किसी ने आके बस आप गोली चला दी आप पे। तो इनको एक मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी था। और जिस तरह और ये जिम्मा आई थिंक हर सिक्योरिटी एजेंसी पर था। तभी वाजपेयी जी ने भी रेड अलर्ट एक चीज कायम की थी कि उन्होंने कहा था गाजी बाबा को किसी भी तरह से पकड़ना है, गिराना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करना है। और आई थिंक इसमें कामयाब हुए। 2 साल तक इन्होंने इस पे मेहनत की दुबे जी ने अपने टीम के साथ, और 2003 ग्राउंड जीरो का ऑपरेशन 30 अगस्त को ये पूरा हुआ और ये इसमें कामयाब हुए। और वो जो फाइनलिटी हमारे फिल्म है, ग्राउंड जीरो पे जाके रात को जिस तरह ये हमारे बीएसएफ के जवान किस तरह इस चीज को पूरा करते हैं, वो एक कमाल का एक मोमेंट था। अच्छा, हम देखते हैं अलग अलग वीडियोस वायरल होते हैं, सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते होंगे, जहां फौज के सिपाही दिख जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे जिन्हें दुनिया की समझ तक नहीं होती, वो जाकर पांव छू लिया करते हैं। मतलब सेना का ये मान सम्मान देश में है। और आपने ये बड़ा प्राउड मोमेंट हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी किया कि आपको ये रोल ऑफर हुआ और आपने अच्छे से बखूबी ये निभाया। ऑफिसर्स की जान खतरे में होती है और ऑफिसर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है टीम को लीड करना। अभी पाकिस्तान से थोड़ी देर पहले खबर सामने आई, वहां के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, 4 दिन से अपने सेना के साथ संपर्क में ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान में बड़ा फर्क क्या देखते हैं आप? देखिए, पहले तो मिलिट्री के बारे में यही कहूंगा कि डेफिनेटली जो सैक्रिफाइसेस वो करते हैं, इसके बारे में हमें जितना भी आप दोहराएं हमारे स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, आपके न्यूज चैनल्स के जरिए, ये कम है। जब मैंने ये फिल्म शूट की और जब मैं इनसे मिला, मिलिट्री से, बीएसएफ के जवानों से, जब आप इनसे बात करते हैं और जब आपको पता चलता है कि जिस शिद्दत से वो आपको सर्व करते हैं, आपकी कंट्री को सर्व करते हैं, आज जो चैन की नींद हम सो रहे हैं, ये उस जवान की वजह से जो हमारे बॉर्डर्स पे तैनात दिन रात वहां पे मेहनत करते हैं। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए ग्राउंड जीरो की तरह। आई थिंक ये मेरा एक तरह से वो एक मोमेंट था जहां पे मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था एज एन आर्टिस्ट, इनके जो एक सक्सेसफुल मिशन को पेश करना। बस ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, मौजूदा ऑफिसर्स और मौजूदा जवानों के बीच आप रहे होंगे, जाहिर सी बात है, उन्हें समझना, उन्हें देखना। किसी का कोई ऐसा किस्सा, कहानी आपके दिल को छू गया हो, जो महीनों से घर ना गया हो या फिर साल भर से ज्यादा हो गया हो, या आपने अपने चैलेंजेस हो किसी ने शेयर किए हो? मैं पहली बार बीएसएफ के बॉर्डर पे गया था राजस्थान में, और तब जब मैं एक जवान से वहां पे मिला जो 45 डिग्रीज में तैनात बॉर्डर पे खड़ा था, और मैंने उससे जाके बात की। 11 महीने से उसकी पोस्ट वहां पे काम चल रहा था उसका। 5 महीने पहले उसका बच्चा हुआ था। उसने सिर्फ एक फोटोग्राफ में उस बच्चे की शक्ल देखी थी और उसकी आवाज, रोने की आवाज सुनी थी टेलीफोन पे, और उसने कहा कि ये सब मैं एक सैक्रिफाइस के तौर पे नहीं देखता हूँ, ये हमारा काम है, हमें खुशी मिलती है। मेरी बीवी को भी एक तरह से बहुत खुश है कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं हमारे देश को सर्व कर रहा हूँ। तो ये बस वो शिद्दत आपको सिर्फ तब पता चलती है जब आप उनकी आवाज खुद जाके वो उनसे मिलते हैं, उनकी आंखों में वो शिद्दत देखते हैं। तो ऐसी सैक्रिफाइसेस बहुत बड़ी होती हैं।
अच्छा इमरान, एक तो होता है नॉर्मल कोई स्क्रिप्ट है, कोई कहानी है, उसमें कोई रोल करना है, वो हीरो का हो सकता है, विलेन का हो सकता है, साइड हीरो का हो सकता है। एक होता है इस तरह के रियल लाइफ हीरोज़ की कहानी, और ये बड़े गर्व से भर देने वाले पल होते हैं। मुझे बताइए, आम पिक्चर्स करने में, आम मूवीज़ करने में और इस तरह की बायोग्राफी पर काम करने में कितना डिफरेंस होता है, और क्या इसमें कोई नर्वसनेस भी होती है, कोई प्रेशर भी होता है सर पर कि भाई ये हमें अच्छे से निभाना है, ये बड़ा चैलेंज है? अच्छे से तो आप फिक्शनल कैरेक्टर्स को भी निभाना चाहते हैं। हर चीज में मेहनत लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो एक इमेजिनेशन का एक होता है जहां पे आप उस कैरेक्टर को 1000 तरीके से आप निभा सकते हैं। लेकिन जब आप एक सही रियल स्टोरी पे, ट्रू स्टोरी पे घटित एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो सब लोग जानते हैं उसके बारे में, उन्होंने पढ़ा है, मीडिया में इसका जिक्र हुआ है, तो इसके साथ जैसे मैंने कहा कि एक रिसर्च बेस होना बहुत जरूरी है, आर्टिकल्स पढ़ना। फिर ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मेरा इन टच दुबे जी के साथ था, बीएसएफ के हमारे जवानों के साथ था, तो हमारा बाकायदा ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक शूटिंग शुरू होने से पहले हम बीएसएफ के बॉर्डर पे गए श्रीनगर में। वहां पे हमने उनके साथ ट्रेनिंग ली, सल्यूट किस तरह करते हैं, गन्स फायरिंग रेंज पे गए हम लोग, किस तरह प्रोटोकॉल्स होते हैं जूनियर्स और सीनियर्स के बीच, बॉडी लैंग्वेज का काम। तो ये आपको इतना काम तो शायद आप किसी फिक्शनल कैरेक्टर में आपको करना नहीं पड़ता है, वो तो आप मींस मेहनत होती है, लेकिन इस किस्म की मेहनत नहीं होती है। और एक सेंसिटिविटी होती है जब आप किसी की जिंदगी को पेश कर रहे हैं बड़े पर्दे पर। दुबे जी की फैमिली वो इस फिल्म को देखने वाले हैं, वो सारे जवान, मिस्टर बीनू हो या सीपी त्रिवेदी, वो और सारे वो बहादुर जवान जो तभी थे 2003 में, वो देखने वाले हैं इस फिल्म को। तो किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस उन्हें नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए एक पूरा एक प्री प्रोडक्शन का एक काम था जो इसमें बहुत मेहनत लगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, एनएन दुबे जी ने, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा था कि अपने सैनिकों से, अपनी टीम से कि वर्दी पहनने का मतलब जानते हो, या फिर आने दो आतंकियों को, उनकी कब्रें हम यहीं पर बिछाएंगे। तो फिल्म का कोई डायलॉग है जो आप हमारे व्यूअर्स तक भेजना चाहें या आपके दिल के करीब हो? बस यही एक जो हमारे प्रोमो में चल रहा है, अब पहरेदारी बहुत होगी, अब प्रहार हो। तो ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग था, और ये एक पूरा चीज को इनकैप्सुलेट करता है कि हमारे बीएसएफ के जवान जो पहरा देते हैं हमारे बॉर्डर्स पे, ये तभी 2001 में जो जिम्मा दिया था उनको हमारी सरकार ने कि गाजी बाबा को गिराना है, फिर अग्रेसिवली किस तरह वो इस राह पे चल पड़े, और 2 साल तक किस तरह उन्होंने मेहनत की ग्राउंड जीरोस के बारे में। आपने ये रोल किया, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फिल्म आपकी बहुत अच्छा करे और आगे भी इस तरह के अच्छे रोल आप निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हाशमी। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन हमारी पूरी टीम समय समय पर जो भी खबरें अपडेट के साथ आती रहेंगी, हमारी टीम उपस्थित होती रहेगी इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने। हमें फ़िलहाल अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।